सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज हिंदी साहित्य के इतिहास में क्लास 20 नंबर की जो क्लास है उसमें आधुनिक काल को स्टार्ट कर रहे हैं। हम आधुनिक काल में हम भारतीय हिंदू युग और युग में पुनर्जागरण काल जिसे बोलते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 19 क्लासेस आ गई हैं जिसमें आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, तो जल्दी से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको मिल पाए। तो चलिए सब्सक्राइब करते हुए हम पढ़ते हैं आधुनिक काल, जिसे हम इसमें आधुनिक काल हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? भारतेंदु काल से स्टार्ट हो रहा है। भारतेंदु काल से हमारा स्टार्ट हो जाता है, इसे जागरण काल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य में पहला पॉइंट है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। तो हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण, रेनेसा को क्या बोला जा रहा है? नवजागरण या पुनर्जागरण बोला जा रहा है। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। मतलब है मिशेल एक इतिहासकार हैं जो फ्रांस के हैं, उन्होंने पुनर्जागरण रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। कुछ आलोचक ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्तिकाल को नवजागरण तथा 19वीं सदी के आरंभ में होने वाले जागरण को जागरण कहा है। तो भक्तिकाल को नवजागरण और 19वीं सदी के आरंभ में होने वाला जो जागरण था आधुनिक काल, उसे जागरण काल कहा है, नवजागरण काल कहा है। इस तरह से आप देख रहे थे पुनर्जागरण और नवजागरण में किस तरह का अंतर देखने को मिलता है। और इसी तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो क्या लिखते हैं देख लेते हैं। हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए, हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए डॉक्टर राम विलास शर्मा ने। एक तो लोक जागरण काल पहला क्या, जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं, और दूसरा नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक नवजागरण। तो रामविलास शर्मा ने दो भागों में बांट दिया है। और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया। वो क्या लिखते हैं तो हम जान लेते हैं। वो लिख क्या रहे? लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। जो नवजागरण है, हिंदी नवजागरण में ये हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक आंदोलन मान सकते हैं, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी था। इस साम्राज्यवाद का विरोधी और सामंतीवाद जो लोग थे उनका विरोध कर रहा था। अब यहीं पर डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो जान लेते हैं। जो नवजागरण 1857 को स्वाधीनता संग्राम के आरंभ में हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्वितीय युग में और पुष्ट हो गई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उसके विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी के रूप में व्यक्त हुई। तो इम्पोर्टेंट लाइन है रामविलास शर्मा ने लिखी है। जो नवजागरण 1857 में जब स्वाधीनता 1857 की जो लड़ाई हो रही थी, स्वाधीनता संग्राम छिड़ा हुआ था, लक्ष्मीबाई की तरफ से, सबकी तरफ से, जो भगत सिंह की तरफ से ये आंदोलन छिड़े हुए थे, तो तब से ही ये जो था स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हो चुका था। लेकिन वह भारतेंदु युग में व्यापक ज्यादा बन गया। जब भारतेंदु काल आया उसमें और ज्यादा व्यापक ना, उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंत विरोधी प्रवृत्तियां थी। साम्राज्यवाद की जो विरोध में सामंतवादी प्रवृत्तियां रही थी, सामंतवाद का लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बोलबाला था, उसकी प्रवृत्तियां द्वितीय युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य
साहित्य में कलात्मक रूप में आई थी और फिर निराला ने उसे अपने कला के रूप में कलात्मक में पेंसिल की सहायता से, पेन की कलम से, कलम की मदद से कलात्मक स्तर पर उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांति के रूप में व्यक्त हुई है, क्रांति ला दी है। इस तरह से इसने क्रांति ला दी थी। तो ये सारी बातें रामविलास शर्मा लिख रहे हैं। अब मैनेजर पांडे ने लिखा है, क्या लिखा है डॉक्टर मैनेजर पांडे ने, वो देख लेते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे लिखते कि रामविलास शर्मा जो है हिंदी का जब नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का जो वर्णन करते हैं, उसके सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति माने जा सकते हैं। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कि यहाँ पर दो जातियों की संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होता है, उसकी टकराहट से जो एक अलग चीज निकल के आती है, उत्पन्न होती है, वो रचनात्मक ऊर्जा ही हमारा पुनर्जागरण है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो पूछ सकते प्रश्न 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका कि पितामह कौन है, आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक या पितामह कौन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। प्रस्तोता कौन है, सीमांकन क्या है, काल का नामकरण क्या है। मिश्र बंधु ने सीमांकन किया है 1869 से 1888, वर्तमान काल है ये। और रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 नई धारा प्रथम उत्थान बोला है। राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 को आधुनिक काल। ओके, श्री नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 वाला है। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 माना है, नवजागरण काल बोला है। तो आप देख सकते हैं मिश्रबंधु ने वर्तमान काल उस समय को बोला है और रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान बोला है और राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल। और आज भी हम आधुनिक काल नाम से जानते हैं। इसमें भारतेंदु युग, सबके अलग द्विवेदी युग, छायावाद युग, ये सारी चीजें अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम आधुनिक काल के रूप में मान रहे हैं, मॉडर्न पीरियड के रूप में मान रहे हैं। कैसा मॉडर्न, नई धारा हम उत्थान भी बोल सकते हैं और आधुनिक काल भी बोल सकते हैं और नवजागरण काल भी बोलते हैं। अब इसी तरह से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, जो भारतेंदु से पूर्व में काव्य धारा थी 1843 से 1870 ईस्वी तक, वो कैसी रही है, उससे पहले की काव्य धारा वो देख लेते हैं। तो 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नलिखित है। रीवा नरेश रघुराज सिंह आ जाते हैं कवि। इनकी रचना है राम स्वयंवर 1969 ईस्वी, रुक्मणी। और इसी तरह परिणय आनंद बुधनी रामाष्टायम, ये किसके आ जाते हैं, रीवा नरेश रघुराज सिंह ने 4 लिखी है। राम स्वयंवर, रुक्मणी, परिणय, आनंद बुधनी, आनंद बुनिधि, रामाष्टायम, ये 4 रीवा नरेश ने लिखी है। और रघुनाथ दास राम सनेही ने क्या लिखा है, विश्राम सागर 1854 ईस्वी। और सरदार कवि ने राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमान भूषण और तुलसी भूषण ये लिखा है। और ललित किशोरी कुंदन लाल ने स्फुट छंद लिखे हैं। और गोपाल चंद गिरिधर दास ने राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृति, गोपाल चंद गिरिधीदास ने लिखा है। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिकताएं कौन कौन सी हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी मिलती हैं। सेवक और नक्षिक मिलती है। सेवक की नक्षिक हैं शेरदार कवि की षड ऋतु साहित्यिक सरसी श्रृंगार संग्रह। और चंद्रशेखर वाजपेयी की नक्षिक हमीर हट 1845 ईस्वी तक माना जाता है। इसी तरह से भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु से पहले वाली कौन सी हैं। रामदास राजकुमार की कवि कल्पद्रुम है। और सेवक का बागी विलास, गोपाल चंद गिरिधर दास का भारती भूषण छंदो वर्णन है। बैजनाथ द्विवेदी का सीता रामाभरण मंजरी, राम रहस्य, वृंति दोष, कंदम्ब, वाम विलास और उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्राभरण, ये सारी चीजें आपको बैजनाथ द्विवेदी की हैं। कौन कौन सी सन में है ये भी एक बार देख लीजिए। सीता रामाभरण मंजरी 1864 ईस्वी की है। राम रहस्य 1866 ईस्वी का है। वृत्तनी दोष, कदम्ब
1866 ईस्वी का है। वाम विलास 1866 ईस्वी। और उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी। अनुभव उल्लास 1867 में लिखा गया है। और चित्राभरण 1867 में। लशीराम ब्रह्मा भट्ट के क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। लशीराम ब्रह्मा भट्ट के मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु, इसी तरह से इन्होंने 6 रचनाएं लिखी हैं। और भारतेंदु और उनका मंडल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इस वाले पीरियड को। हमारा जो है भारतेंदु और उनके मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारतेंदु के बारे में जान लेते। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। जन्म और मृत्यु 1850 से 1885 तक। 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुल 35 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान इनका काशी है। इनके पिता का नाम गोपाल चंद और गुरु सितारे हिंद हैं। और उपाधि इन्हें भारतेंदु मिलती है। और उपनाम इनका रसा। रसा नाम पूछ सकते हैं आपके 1 नंबर में कि इनके गुरु का नाम सितारे हिंद और रसा, और इनके उपनाम क्या था, रसा नाम था। याद रखिए इनका उपनाम रसा नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है, 175। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। जो काव्य ग्रंथ है वो 70 है, लेकिन टोटल जो इनकी संख्याएं हैं 175 है। इनके काव्य संग्रह जो है निम्नलिखित है। भक्ति सर्वस्व, दूसरा प्रेम मालिका, तीसरे नंबर पे कार्तिक स्नान, चौथे नंबर पे वैशाख महात्म्य, 5वें नंबर पे प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, और 7वें नंबर पे जैन कुतूहल, 8वें नंबर पे प्रेम माधुरी, 9वें नंबर पे प्रेम तरंग, 10वें नंबर पे उत्तरार्ध भक्तमाल, 11वें नंबर पे प्रेम प्रलाप, 12वें नंबर पे गीत गोविंदानंद, और 13वें नंबर पे सत्सई श्रृंगार, 14वें नंबर पे 14 नंबर पे होली, 15 मधु मुकुल, 16 नंबर पे राग संग्रह, 17 पे वर्षा विनोद, 18 विनय प्रेम, 50 19 फूलों का गुच्छा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये नाम होना चाहिए। फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, ये सारे नाम याद होना चाहिए। कृष्ण चरित, श्री अलव्रत वर्णन, और श्री 23वें नंबर पर श्री राजकुमार, सुस्वागत पत्र, सुमनो अज्जलही, श्री जीव नजी महाराज, चतुरंग 26वें नंबर पे, देवी छदम लीला 27वें नंबर पे, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उर्हेना, तन्मय लीला, दान लीला, रातनी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, तो मुंह दिखावनी आपकी हो गई। 38 नंबर पे होगी उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप 40 नंबर पर, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार, शुभांकन वर्णन, ये 43 नंबर पे है। भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, ये 47 नंबर पे क्या है, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी के उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु नीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचंग, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता बल्लभ स्रोत, श्री राम लीला, ग्रीष्म स्वराज, मान लीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, फिर 63 पे क्या है, बंदर सभा, विजय बल्लभी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी इनकी फेमस है, याद होनी चाहिए। 66 नंबर पे नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल से पीड़ित होने पर कविता 70, ये सारी कविताएं आपको पता होना चाहिए। उनके 70 नाम मैंने आपको बताए हैं और इनके 70 नाम आपको पूरे ही पता चल गए हैं। इनके काव्य के 70 नाम ये मैंने पूरे सामने दिए हैं। और इसी तरह से अगला पॉइंट आ जाते हैं, भारतेंदु कृत विजयनी वैजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय हुई थी उसके ऊपर लिखी गई है। भारतेंदु
उर्दू ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्त्र 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया था। तो याद होना चाहिए, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। जो कविताएं हैं कौन सी शैली में लिखी गई हैं आप देख सकते हैं। बंदर सभा जो कविता है पैरोडी में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? पैरोडी में लिखी गई है। उर्दू का स्यापा शैली में लिखी गई है। और समदिन मधुमास एक गाली है। समदिन और मधुमास जो है वो गाली है। न जमाने की मुकरी है। प्रातः समीरन पया है। वर्षा विनोद लावनी है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीति है। विजयनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य है। इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी बोली में? खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि कौन कौन से हैं? तो कवि जन्म ऋतु और देख लेते, सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लेते बद्री नारायण चौधरी पहले नंबर पे कौन से आ जाते हैं? बद्री नारायण चौधरी 1855 से 1923। इनकी जो इनका काव्य है उसके नाम है जीर्ण जनपद, दुर्दशा, दत्तापुर, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक, महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित्य लहरी, व्रजचंद, पंचक, सूर्य स्रोत, ये 9 इनकी कृतियां हैं। बद्री नारायण चौधरी जो हैं पहले कवि जो हैं मंडल के कवि आ जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र आते हैं दूसरे नंबर पे। प्रताप नारायण मिश्र हैं जो 1856 से 1894 के बीच रहते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तिरप्पेताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। इनकी 6 है, ये 6 मानी जाती है। और ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 में है। प्रेम संपत्ति लता, दूसरा श्याम लता, तीसरा श्यामा सरोजनी, चौथा देवयानी और अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 के बीच में है। पावस 50, सुकवि सत्सई, होरी। और जो 5वें नंबर पे आ जाते हैं आपके पहले नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा अंबिका दत्त व्यास हो गए और 5वें नंबर पे राधा कृष्ण दास हो जाते हैं। 1865 से 1907 में भारत त्रैमासिक और देश दशा के बारे में बताया गया है। ये 5 कवि आपको मंडल में मिलेंगे। और इसी तरह से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से लिखते थे उर्दू में? ये अब्र नाम से। और प्रेम घन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेम घन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेम घन ने विलायत में दादा नौरोजी को काला कह जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। मतलब दादा भाई नौरोजी जब विलायत गए थे उन्हें वहां पर काला कहा था, तब उसके ऊपर उन्होंने क्षोभपूर्ण वाली कविताएं लिख दी थी। प्रेमघन की कविताओं में यानी भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की थी। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं की प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। और प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, तिरप्पेताम, बुढ़ापा हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिख दी हैं। और ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संगार और मेघदूत का वज्र भाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वंदनी सभा में पूरी अर्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी की समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सूफा कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। अपूर्ण शीर्षक नाम से इस काव्य की रचना कर डालते हैं। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप जो दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। मीन्स बुआ के बेटे थे तो इनके फुफेरे भाई हो गए। इन्होंने रहीम के धोए पर कुंडलियों की रचना कर डाली। भारतेंदु काल के अन्य कवि निम्नलिखित हैं। कौन कौन है अन्य कवि वो देख लेते। एक नवनीत चतुर्वेदी है। कुब्जा 25 लिखते हैं। गोविंद गिल्ला भाई हैं। श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी,
और षड ऋतु नीति विनोद ये लिखते हैं दिवाकर भट्ट जो हैं वो लिख रहे हैं। नक्शिक 1884 में नवोड़ा रत्न और रामकृष्ण वर्मा बलबीर बलबीर 50 लिखते हैं। और राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे प्यारे प्रमोद लिखते हैं। और राव कृष्ण देव शरण सिंह को प्रेम संदेशा लिखते हैं। दुर्गादत्त व्यास अद्भुतदार शतक लिखते हैं। राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमान लिखते हैं। और गुलाब सिंह प्रेम सही लिखते हैं। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्याएं पूर्ति संग्रह और कवि कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। समस्या मूर्ति संग्रह और दुर्गादत्त व्यास जो है समस्या मूर्ति प्रकाश है। अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व है। और गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप है। गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पचरंतन कहे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्गादत्त व्यास को समस्या मूर्ति प्रकाश कहा जाता है और अंबिका दत्त व्यास को समस्या पूर्ति सर्वस्व कहा जाता है। और गोविंद गिल्ला भाई को समस्या पूर्ति प्रदीप कहा जा रहा है। और गंगाधर द्विजगंग को समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह को पचरंतन कहा जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा और हम कुछ चीजें और जो इम्पोर्टेंस है वो जान लेते हैं कि सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधि की रचनाओं में हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी के शीर्षक से एक अन्य रचना में विविध शैलियों में रचित समय की खड़ी बोली की कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद की 5 स्टाइलें बताई थी। कौन कौन स्टाइलें थी खड़ी पद बोली की? जैसे पहली तो थी मौलवी स्टाइल, दूसरी मुंशी स्टाइल, तीसरी पंडित स्टाइल, और 5वीं मास्टर स्टाइल। तो आपको पद की 5 स्टाइलें बताती थी जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। तो बच्चों आपको हमने आज भारतेंदु युग पढ़ाया है। इसमें भारतेंदु युग में आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने कौन कौन सी स्टाइलें बताई। इन्होंने 5 स्टाइलें बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो मौलवी स्टाइल, दूसरी मुंशी, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। ये पता होना चाहिए आपको। अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। तो अयोध्या प्रसाद जो है इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधि की जो रचनाएं थी हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से उन्होंने मना कर दिया। तो इसी तरह से आप जो अन्य कवि हैं वो जाने कौन कौन से है? दुर्गादत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई, गंगाधर दिग्गज, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। इनके समस्या पूर्ति संग्रह कौन कौन से हैं वो आप लोगों ने जान लिए थे। इसी तरह से अन्य कवि आपको पता है नवनीति, गोविंद गिल्ला भाई, दिवाकर भट्ट, रामकृष्ण वर्मा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह, राव कृष्ण देव शरण सिंह, दुर्गादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गुलाब सिंह। ये सारे आपने अच्छे से जाने हैं। और साथ ही आपने भारतेंदु युग के जो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं वो देख लीजिए। बद्री नारायण, प्रताप नारायण मिश्र। तो बद्री नारायण चौधरी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठाकुर जगमोहन तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे अंबिका दत्त व्यास, 5वें नंबर पे राधा कृष्ण दास। ये 5 कवि जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों ने इसे अच्छे से भारतेंदु युग को बच्चों आप लोगों ने जाना है। इसी तरह से हम अगला पार्ट लेके आएंगे अब आधुनिक काल का। तो आपको पता चल जाएगा। आज हमारी क्लास 20 जो है वो पूरी हो चुकी है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार फौरन मिलती रहे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।